हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। लास्ट टाइम हमने किया था डिस्कस कि क्रिस्टल फील्ड हमने वहाँ पे सीएफटी कंप्लीट डिस्कस किया था, और आज हमने डिस्कस करना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो स्प्लिटिंग ऑफ 5d ऑर्बिटल्स इनटू टू एनर्जी लेवल। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में वो दो एनर्जी लेवल में ब्रेक होगा आपका, दैट इज T2g एंड EG। As a result of approach of ligand with a particular symmetry, octahedral is generally known as crystal field splitting। कि क्या है, आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है और आपके पास लीगेंड है। वो लीगेंड आपके सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड को जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके जो मेटल के डी ऑर्बिटल हैं वो आपके स्प्लिट हो जाएंगे दो एनर्जी लेवल में। फर्स्ट होगा आपके पास T2g, सेकेंड हो जाएगा आपके पास EG। T2g में आपके पास होगा dxy, yz और zx, और EG में आपके पास होगा dx² माइनस y² एंड dz²। ठीक है, सो वो जो स्प्लिटिंग है उस स्प्लिटिंग को ही हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। द एनर्जी गैप बिटवीन दीज टू एनर्जी सेट। अब आपके पास दो एनर्जी सेट बने हैं, एक एनर्जी सेट आपके पास है T2g, दूसरा एनर्जी सेट आपके पास EG, और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होगा दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या है कि इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है डेल्टा नोट, वो डेल्टा नोट क्या है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, and it is an experimentally determined energy obtained from electronic spectral data। ठीक है, ये क्या, इसको आप कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रल डाटा। फॉर एग्जांपल आपके पास है टाइटेनियम वाटर 6 पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो आपका टाइटेनियम है वो +3 में है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गोन 18 3d2 4s2। तो यहाँ पे टाइटेनियम +3 में है, तो एस में से 2 चला जाएगा, डी में से 1, यानी कि यहाँ पे डी में क्या, T2g के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है आपका और EG आपका 0 है। और जब आपका क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, सो T2g में इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन EG 1 में चला जाएगा। तो इस ट्रांजिशन को करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज़ और, कई बार के में वैल्यू पूछ लेता है, तो 1 के आपके पास होता है 11.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये जब आप यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो वहाँ पे हेल्पफुल होगा कि 1 kk इज इक्वल टू 11.9 किलो जूल पर मोल, और आपके पास 1 kk इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो आपके पास इस ट्रांजिशन के लिए जो डेल्टा एनर्जी है वो हमारे पास कितना चाहिए, 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद क्या कहते हैं, लोअरिंग इन एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इन ए गिवन लीगेंड एक्सपेरिमेंट ड्यू टू लीगेंड फील्ड इफेक्ट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या है लोअरिंग ऑफ, आपने क्या करना है, लोअरिंग ऑफ एनर्जी, यानी कि इस एनर्जी को जितना ज़्यादा हम कम कर सकते हैं। ठीक है, लोअरिंग ऑफ एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इन ए गिवन लीगेंड एनवायरनमेंट ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट, तो वो लोअरिंग ऑफ एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखिए, कोई भी चीज़ कब स्टेबल होती है, जब उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर एनर्जी कम है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब हमने पढ़ा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और अगर हम उसी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को लोअर कर दे किसी तरह से, तो वो हो जाएगी हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सो हमारे पास अगर मैं इसी मॉलिक्यूल का एग्जांपल लूँ, टाइटेनियम वाटर 6 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उसने बोला है 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स है। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ पे है, देखिए इलेक्ट्रॉन मेरा है T2g और EG, दो सेट में मेरा जो स्प्लिटिंग है वो हुआ है ऑक्टाहेड्रल के अंदर, और इलेक्ट्रॉन मेरा T2g में प्रेजेंट है। EG के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी, 0.6। कल भी बताया था कि अगर ऑक्टाहेड्रल है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि ऊपर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल मीन्स 6 यानी कि 0.6, और नीचे क्या बच गया आपके पास, दैट इज -0.4। तो इलेक्ट्रॉन आपका किसके अंदर है, T2g के अंदर, तो T2g के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आती है 0.4। तो आप इसको 0.4 इंटू 20,300 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8,120 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये 8,120 जो है ये क्या है मेरा, ये है मेरा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है,
ये है मेरी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल अभी आपके पास जैसे कंपैरिजन करना है, आपके पास है टाइटेनियम वाटर 6 3 पॉजिटिव एंड स्कैंडियम वाटर 6 3 पॉजिटिव। अब अगर आप देखें तो टाइटेनियम +3 में T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर हम स्कैंडियम में देखें Sc एटॉमिक नंबर 21 तो आर्गोन 18 3d1 4s2, तो 3d1 का भी चला गया 4s2 का भी चला गया, यानी कि यहाँ पे D में इलेक्ट्रॉन 0 है। अगर ये इलेक्ट्रॉन 0 है तो उस केस में आपके पास कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी 0। और टाइटेनियम में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अभी फाइंड आउट की, दैट इज 8120। सो टाइटेनियम की जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, स्कैंडियम के केस में आपका वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो फाइंड आउट कैसे करेंगे कि आपने देखना है कि इलेक्ट्रॉन आपका T2G में है, EG में है, अगर दोनों में है तब भी आप मल्टीप्लाई करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे अभी किया। अभी इसी चीज़ को थोड़ा और देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन और स्प्लिटिंग फैक्टर। अभी क्या कहते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर सिमेट्री फैक्टर हो सकता है। ऑब्वियसली बात है कि आपका जो लिगेंड है वो किस तरह की सिमेट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है आपके मेटल के d ऑर्बिटल के अराउंड, आइदर वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड जनरेट कर रहा है या फिर वो टेट्राहेड्रल फील्ड जनरेट कर रहा है। सिमेट्रिक फील्ड में क्या हो सकता है कि मेटल आपका सेम है, लिगेंड आपके सेम है, मेटल और लिगेंड के बीच का डिस्टेंस सेम है। और ये हमने याद हो अगर आपको DPP में डिस्कस किया था हमने कि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन ऑफ CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसको हमने बोला था कि आप सॉकेट से याद कर सकते हैं। SOCT सॉकेट, S फॉर स्क्वायर प्लेनर, O फॉर ऑक्टाहेड्रल, C फॉर क्यूबिक एंड T फॉर टेट्राहेड्रल। फिर सॉकेट की वैल्यू यहाँ पे हमने स्क्वायर प्लेनर की वैल्यू 1.75, ठीक है, डेल्टा नोट, ऑक्टाहेड्रल में डेल्टा नोट, क्यूबिक में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 8/9 डेल्टा नोट, और टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा क्यूबिक का हाफ, दैट इज 4/9 डेल्टा नोट। तो आप इसको इस तरह से इस ऑर्डर को याद कर सकते हैं, और ये ऑर्डर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और याद करने का ट्रिक हमें पता है, सॉकेट SOCT, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास है फॉर ए पर्टिकुलर सिमेट्री द फैक्टर दैट अफेक्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर में बी स्टडीड एज। देखो अब दो तरह के फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास दो ही चीज़ें हैं, तो पहला फैक्टर जो होगा वो मेरा मेटल रिलेटेड फैक्टर हो सकता है, और जो दूसरा फैक्टर है वो मेरा हो सकता है लिगेंड रिलेटेड फैक्टर। दो फैक्टर हमारे पास हैं, मेटल रिलेटेड फैक्टर एंड लिगेंड रिलेटेड फैक्टर, क्योंकि दो ही चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो मेटल से रिलेटेड हो सकता है मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा आपका, विद द इंक्रीजिंग ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल सेंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द लिगेंड सेंटर एंड द मेटल सेंटर इंक्रीज। देखिए आपके मेटल के ऊपर जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसकी टेंडेंसी जो है अट्रैक्शन की वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि वो लिगेंड की तरफ उतनी ही ज़्यादा क्या करेगी, फास्टली इंटरेक्ट करेगी। तो उस केस में इनके बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से मेटल की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी हो जाएगी कि वो लिगेंड की तरफ अट्रैक्ट हो, ताकि वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले सके, क्योंकि लिगेंड ही आपका लुईस बेस है जो लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। और उस केस में क्योंकि क्रिस्टल फील्ड क्या कहता है कि ये प्योरली आयनिक इंटरेक्शन है, तो इनके बीच में जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आयनिक चार्ज, आयनिक साइज ऑफ मेटल डिक्रीज, ये हमें पता है कि कैटायन पर जितना ज़्यादा जो आपका मेटल जितना ज़्यादा कैटायनिक होगा, मतलब जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्जेस है वो उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा साइज जो होगा वो उतना ही ज़्यादा आपका स्मॉल हो जाएगा। इंक्रीज्ड मेटल लिगेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस वो भी बढ़ जाएगी, और मेटल और लिगेंड के बीच का जो आयनिक साइज है या आयनिक उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि आपके मेटल पे जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने ही ज़्यादा होंगे, मेटल का साइज उतना ही कम हो जाएगा, मेटल लिगेंड के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आपके पास एग्जांपल है CONH362 पॉजिटिव एंड CONH363 पॉजिटिव, लिगेंड सेम है, मेटल सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आ गया आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट पे। सो ऑक्सीडेशन स्टेट एक में आपका कोबाल्ट +2 है, दूसरे में आपका कोबाल्ट +3 है। तो किस केस में स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगा, जहाँ पे मेरी मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। और यही फैक्टर हम लास्ट वाली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे हम ये देख रहे थे कि कौन से कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स आपके ज़्यादा स्टेबल होंगे।
तो वो फैक्टर जो मेटल की एसिडिटी को बढ़ाएगा और लिगेंड की बेसिसिटी को बढ़ाएगा, तो वो फैक्टर हमेशा क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स को और ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे कोबाल्ट +3 जो होगा वो आपका कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा और उस केस में आपकी CFSE वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कोबाल्ट +2 में है 10,200 और कोबाल्ट +3 में होगी 22,900। ठीक है, तो केके में भी है क्योंकि 1 केके 1000 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 22.9 केके। ठीक है, सो आप इसको इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा मेटल पे, आपका कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा और उस केस में आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो चीज़ स्टेबल है तो उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वहाँ पे हाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पोजीशन ऑफ मेटल आयन। देखिए ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब मैं डाउन द ग्रुप आती हूँ 3D से 4D से 5D, तो उस केस में मेरी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो कोवलेंट नेचर के होंगे और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो उस केस में भी क्या होगा कि जो मेरा 5D होगा, 5D के अंदर मेरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी देन 4D और उसके बाद हो जाएगा हमारा 3D। दूसरा यहाँ पे क्या कहता है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको पता ही है कि एस सबसे पहली शेल होती है न्यूक्लियस के पास, तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, देन पी का, देन डी का, और सबसे कम स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है आपके एफ ऑर्बिटल्स का। सो डाउन द ग्रुप जब हम आ रहे हैं तो हमारे पास क्या है, 5D है, 4D है, इस तरह से। तो क्योंकि इनके क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिफ्यूज शेप के ऑर्बिटल होते हैं, डिफ्यूजन के वजह से ये प्रॉपर क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट अपना शो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं और यही वजह है कि वहाँ पे आपका जो लिगेंड है वो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करना शुरू करता है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपके बनने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं वहाँ पे कोवलेंट नेचर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो उस केस में आपका जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, वो ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी। ये याद रखना आपने, 3D से 4D 5D। सो 5D में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद 4D और उसके बाद आएगा आपका 3D। 3D में सबसे कम होगा और इसका रीज़न यही है कि D और F के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाते हैं और इनका क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम है। और अगर इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे और इसी वजह से आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वहाँ पे बढ़ जाएगी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपके बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ पे एक चीज़ आती है दैट इज़, जैसे अभी एग्जाम्पल से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि आपके पास है कोबाल्ट NH363 पॉजिटिव, उसके बाद रोडियम, उसके बाद इरिडियम, ये एक ही फैमिली के हैं। इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो मैंने तो ऐसे याद किया, कोई रहा इरा, ऐसे याद कर रखा है, कोई रहा इरा, कोई मतलब CO, रहा मतलब RH, इरा मतलब इरिडियम। तो आप भी इसको इसी तरह से याद कर सकते हैं, फैमिली इजीली याद हो जाएगी, कोई रहा इरा तो सेमी फैमिली से बिलोंग करेगा। सो जो आपका कोबाल्ट है प्लस वो है आपका 3D, रहा आपका 4D, इरिडियम आपका 5D। सो हमें पता है 5D के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर 4D, फिर 3D। तो आप देख सकते हैं इरिडियम में 41,000 है, रोडियम में आपका कितना है 34,100 और आपका है कोबाल्ट में 22,900। तो डाउन द ग्रुप आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं अलोंग द पेड़। जब आप अलोंग द पेड़ जाते हैं तब क्या होगा, देखिए मेटल आयन इन द पर्टिकुलर पीरियड, जब आप पर्टिकुलर पीरियड में जा रहे हैं तो एज सच वहाँ पे कोई परफेक्ट ऑर्डर नहीं है कि वो बढ़ेगा ही या फिर वो घटेगा ही, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो अलोंग द पीरियड आपके क्या करते हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। लाइक द ट्रेंड ऑफ डेल्टा इज कंट्रोल्ड बाय मैनी फैक्टर लाइक आयनिक रेडियाई, electronegativity effect, effective nuclear charge, exchange energy, etc. So no regular trend exists. Experimental data based spectrochemical series of the metal ion has been developed by Jorgensen. तो क्या हुआ, उसके बाद आपके पास आया जोगर्सन साइंटिस्ट, और जोगर्सन साइंटिस्ट ने क्या किया, मेटल की एक सीरीज़ बनाई और उसने बोला कि मेटल की सीरीज़ इस तरह से अरेंज किया जिसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है कि सबसे कम किसका है। तो उसने बहुत सारे मेटल आयन लिए और उन मेटल आयन को उनकी CFSE की एनर्जी के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया। तो इसको आप याद कर सकते हैं, जैसे मैंने ट्रिक बनाई हुई है यहाँ पे, पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगे या ना लगे, बट आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हैं, मैंने वैसे ही बनाई थी जिस हिसाब से मुझे याद हो जाए। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम प्लेटिनम से, जहाँ पे प्लेटिनम +4 में है।
उसके बाद है इरिडियम, इरिडियम +4 में है। उसके बाद है हमारे पास Mn, उसके बाद है CO, उसके बाद है Cr, देन है Fe, फिर है हमारे पास Fe के बाद है अगेन कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद है निकल और निकल के बाद है Mn। तो मैंने इसको याद करने का तरीका बनाया है पता इस से या इस, जहाँ पे भी इस आ जाएगा मतलब वो IR की बात कर रहा है, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो पता इस मन को करके फिरे, फिरे के बाद फिर से फिरे, फिरे फिरे कोई नहीं मन। तो मैंने ऐसे बनाया है पता इस मन को करके फिरे फिरे नहीं, फिरे फिरे कोई नहीं मन। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, वैसे भी ये ट्रिक ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट याद तो आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। सो ये आपको याद हो जाएगा, प्लेटिनम +4 पता इस मतलब इरिडियम +3 में है, इस मन Mn हो जाएगा आपका अगेन +4, बस यही है आपके जो +4 में होंगे। पता इस मन को CO जो आपका हो जाएगा +3 में, पता इस मन को करके, करके तक आपका आ जाएगा, और उसके बाद फिरे, फिरे में आपका +3, लेकिन दोबारा जो Fe आएगा वो +2 में आएगा और उसके बाद जितने होंगे सब +2 में ही आएंगे। सो पता इस मन को करके फिरे फिरे कोई नहीं मन, तो कोई नहीं मन ये हो जाएगा +2 एंड +2। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। सो जो मेरे आपके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड हैं वो हो जाएंगे मेरे स्ट्रॉन्ग फील्ड, और जो मेरे बिल्कुल राइट हैंड साइड हैं वो हो जाएंगे मेरे वीक फील्ड। ठीक है, सो ये सीरीज एग्जाम में पूछी जाती है और आपको DPP में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा और आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। ये है जो गर्जन सीरीज जो अलोंग द पेड मेटल की CFSE के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। तो इसको याद कैसे किया है, पता इस मन को करके फिरे फिरे कोई नहीं मन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है लिगेंड रिलेटेड फैक्टर। अभी तक हमने 3 फैक्टर डिस्कस किए, वो थे हमारे मेटल रिलेटेड फैक्टर। ठीक है, एक हमारे पास मेटल का क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा था डाउन द ग्रुप, थर्ड हमारे पास हो गया अलोंग द पीरियड। ठीक है, जहाँ पे हमने जुगर्सन सीरीज को डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास आता है लिगेंड रिलेटेड फैक्टर कि लिगेंड किस तरह से इफेक्ट करेंगे। देखिए, लिगेंड्स आर जनरली डोमिनेटेड बाय स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नोन एज द टिक्शीड या फेजान सीरीज, एंड हियर लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर बाय द क्रिस्टल फील्ड। यहाँ पे क्या है एक्चुअली में, जैसे आपके पास अभी मेटल का सीरीज आया है, इसी तरह आपके पास क्या होगा, आपके पास आएगी लिगेंड सीरीज, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ की सीरीज की किस तरह के लिगेंड आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गए और किस तरह के लिगेंड आपके वीक फील्ड लिगेंड हो गए। और वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में आपने अच्छे से बिठा लेनी है। तो डायरेक्ट उसी सीरीज़ पे चलते हैं हम। सीरीज़ क्या होगी हमारे पास, सीरीज़ है देखिए, सबसे पहले है NO पॉजिटिव, NO के बाद क्या है CN, आप इसको इस CO देखिए याद कैसे कर सकते हैं, एक याद रख लीजिए, पहले क्या है NO पॉजिटिव, अब O यानी कि CO, अब C चल रहा है यानी कि CN, C चल रहा है यानी कि यहाँ पे C से क्या हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल के बाद क्या हो जाएगा नाइट्रो, नाइट्रो के बाद क्या हो जाएगा फिनेंथ्रेलिन, फिनेंथ्रीन के बाद हो जाएगा बाइपिरिडीन, बाइपिरिडीन के बाद क्या हो जाएगा इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन के बाद हो जाएगा अमोनिया, अमोनिया के बाद हो जाएगा पिरिडीन, पिरिडीन के बाद होगा EDTA, EDTA के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास वाटर, वाटर के बाद क्या हो जाएगा ऑक्साइड, ऑक्साइड के बाद हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के बाद फ्लोराइड, फ्लोराइड के बाद अजाइड, अजाइड के बाद क्लोराइड, क्लोराइड के बाद थायोसाइनेट, देन ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब। ठीक है, देखिए इसको एक और तरीका है याद करने का, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास हैलाइड होंगे, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा और कार्बन होगा, ये जो सीरीज़ है। सो कार्बन से हमें याद रखना है कि यहाँ पे कार्बोनिल यानी कि पाई एसिड लिगेंड है, यानी कि वो कैसे होते हैं सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं सॉफ्ट बेसिस भी बोल देते हैं। ठीक है, पाई एसिड लिगेंड हो गए या सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर कह सकते हैं या फिर सॉफ्ट बेस। हैलाइड क्या होते हैं, हैलाइड पे मोर देन 3 लोन पेयर होगा तो वो हमारे क्या होते हैं पाई डोनर, उनके पास अच्छी कैपेसिटी होती है पाई डोनर की। सो पाई डोनर होते हैं और वीक सिग्मा डोनर होते हैं। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है तो वो अच्छा खासा सिग्मा डोनर होगा। ऑक्सीजन वाले भी क्या होते हैं अच्छे सिग्मा डोनर होते हैं। तो बीच वाले जो मेरे लिगेंड है वो सिग्मा डोनर है। जो मेरे बिल्कुल सीरीज के बिल्कुल यहाँ मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, जैसे NO पॉजिटिव, CO साइनाइड, मिथाइल नाइट्रो, फिनेंथ्रेलिन, बाइपिरिडीन, ये कैसे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जो सीरीज के बिल्कुल एंड में है वो है मेरे वीक फील्ड लिगेंड है। तो आपको अगर पूरी सीरीज याद नहीं हो रही तो आप सिर्फ इससे अंदाजा लगा सकते हैं XONC। ठीक है, XONC में क्या हो जाएगा, X मेरा पाई डोनर होगा, C क्या है मेरा पाई एक्सेप्टर। ठीक है,
या पाई एसिड लिगेंड, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है, मेरे बीच वाले जो है वो है मेरे सिग्मा डोनर, अच्छे वाले सिग्मा डोनर। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट सीरीज, पूरी सीरीज आपको याद नहीं हो रही है, लेकिन आपको पूरी सीरीज भी याद होनी चाहिए। क्या था, NO से याद रखो, NO पॉजिटिव, O से CO, C से CN नेगेटिव, फिर से C आ रहा है यानी कि मिथाइल, मिथाइल के बाद क्या हो जाएगा, नाइट्रो, नाइट्रो के बाद क्या हो जाएगी हमारे पास फिनेंथ्रेलिन, फिनेंथ्रीन के बाद क्या आएगा हमारे पास, बाइपरेडिन, बाइपरेडिन के बाद नाइट्रोजन चल गया, तो नाइट्रोजन के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे इथिलीन डायमीन, जहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। उसके बाद हो जाएगा अमोनिया, अमोनिया के बाद आ जाएगी पिरिडीन, पिरिडीन के बाद EDTA, EDTA के बाद वाटर, वाटर से फिर बिल्कुल ईजी हो जाएगा, वाटर के बाद ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, फ्लोराइड के बाद अजाइड, क्योंकि सेम राइमिंग मैच कर रही है, फ्लोराइड अजाइड। उसके बाद हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड के बाद थायोसाइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। आप इस तरह से इसको इजीली याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ CFT एंड इट्स लिमिटेशन। देखिए, अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पे CFT खुद कहता है कि आयनिक इंटरेक्शंस होंगे, यानी कि 100% आयनिक वहाँ पे बॉन्डिंग होगी। और अगर आयनिक बॉन्डिंग होगी तो यानी कि जो मेरा लिगेंड होगा, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है, ना कि मेरा लिगेंड कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। अब जो यहाँ पे अगर आप सीरीज को ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है नाइट्रो, मिथाइल, साइनाइड, CO। ये जो लिगेंड है, इन लिगेंड को बोला है पाई एसिड लिगेंड या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोला है। जबकि इनके पास अगर देखा जाए तो इनके पास ये तो एक तरह से न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज अच्छे से उभर के आ नहीं रहा, जैसे फिनेंथ्रीन हो गया, बाइपरिडीन हो गया, इथिलीन डायमीन हो गया, अमोनिया हो गया, ये किस तरह के न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज तो आ ही नहीं रहा। अगर चार्ज नहीं आ रहा तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कैसे कर रही है, तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ये चीज़। जब और वीक फील्ड लिगेंड में अगर आप देखें तो आयोडाइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये लिगेंड किसकी तरह काम करे, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। जबकि अगर आयनिक इंटरेक्शंस है वहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जबकि यहीं पे CFT ने इनको बोल दिया कि ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो थोड़ी सी चीज़ें क्या है कि सीरीज को अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा आपका CFT, ठीक है। सो पहला हमारे पास क्या है, इन टर्म्स ऑफ CFT फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सीरीज इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एनायनिक लिगेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू इंटरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिकली मोर स्ट्रॉन्गली विद द मेटल ऑर्बिटल कंपेयर टू न्यूट्रल डाइपोलर लिगेंड। कि जो एनायनिक लिगेंड है आपके, लाइक आपका आयोडाइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, क्लोराइड, अजाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, इन लिगेंड को बहुत अच्छे तरीके से बाइंड करना चाहिए था, क्योंकि इनके ऊपर अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज है, बट इनको क्या बोला, वीक फील्ड लिगेंड। जबकि जो न्यूट्रल है उनको क्या बोला, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बट दिस एक्सपेक्टेशन नॉट मेंटेन्ड इन द सीरीज। सो ब्रोमाइड हो गया, क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, आर नोट एट एक्सट्रीम लेफ्ट मीन्स वीक एंड CO एट एक्सट्रीम राइट मीन्स स्ट्रॉन्ग। तो ये CO जो आपका न्यूट्रल लिगेंड है उसको बोल रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और जो आपके नेगेटिवली चार्ज एनायनिक लिगेंड है उनको बोल रहा है कि ये वीक फील्ड लिगेंड हो गए। तो यानी कि सीरीज तो दी है बट उस सीरीज को खुद ही जस्टिफाई नहीं कर पा रही है आपकी CFT, ठीक है। जैसे कंपैरिजन अगर करें वाटर और हाइड्रोक्साइड में, वाटर न्यूट्रल है, वाटर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बना दिया, और आपका जो हाइड्रोक्साइड है उसको वीक फील्ड लिगेंड बोला, जबकि हाइड्रोक्साइड्स पे तो नेगेटिव चार्ज क्लियरली इंडिकेट है। अमोनिया और वाटर में देखें तो वाटर का क्या है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है और अमोनिया की डाइपोल मोमेंट कम है, बट स्टिल अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जबकि वाटर उसके कंपेरिजन में थोड़ा वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। सो यानी कि खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है CFT अपनी दी हुई सीरीज को। Now, in spite of these limitations, spectrochemical series may be explained through electrostatic interaction to some extent. तो वो क्या कहता है कि अपने की वो चीज़, वो एक ही चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है, दैट इज़ कि आपका जो कोऑर्डिनेटर कॉम्प्लेक्स होगा वो स्टेबल ही इसीलिए है क्योंकि उनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से ही आपका कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स टिकता है, और ये किसका पर्सपेक्टिव है, ये CFT के पर्सपेक्टिव है, ठीक है। Now, it is expected that smaller donor atom and less electronegative atom element should interact effectively through electrostatic interaction. क्या बोल रहा है कि स्मॉलर डोनर एटम, स्मॉलर डोनर यानी कि आपके एटम जो आपका लिगेंड है वो जितना ज़्यादा छोटा होगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी वो उतना ही अच्छा क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन आपके साथ करेगा। जैसे फ्लोराइड है, यहाँ पे क्या है, F का स्मॉल साइज है, उसके बाद क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड, क्योंकि आयोडाइड में तो साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इतनी अच्छी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। तो इस केस में ऑर्डर आपने इसके अकॉर्डिंग दे दिया, ये दे दिया उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग। जबकि अगर हम CFT के अकॉर्डिंग देखें तो जो सीरीज उसने दी है उसके अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उसके बाद हमारे X, तो वो क्या वो ऑर्डर देता है XONC का। XONC मीन्स X मीन्स हैलाइड फॉर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड देन पाई एसिड लिगेंड, ठीक है। Now the pi acceptor ligand like CO and cyanide etc. with increase the positive charge on metal atom result in shortening of metal ligand distance and it is cause more splitting. देखिए क्या कह रहे हैं,
पाई एक्सेप्टर लिगेंड आपके पास क्या है, CO हो गया, साइनाइड हो गया, R3P हो गया, R3AS हो गया, R2S हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है मेरे पास, पाई एसिड लिगेंड है। ठीक है, अब उसने बोला विद इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, कि अगर आप मेटल पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मेटल का साइज छोटा हो जाएगा, तो मेटल और लिगेंड के बीच में क्या हो जाएगी, जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, एंड इट इज कोज मोर स्प्लिटिंग, यानी कि अब आपका जो लिगेंड है वो किसकी तरह काम करना शुरू करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब ही क्या है कि वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा करेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जितना ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेगा तभी तो क्या हो जाएगा, जो ईजी लेवल है वो इतनी दूर चला जाएगा कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन है वो T2G से ईजी में जंप ही नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वो क्या करेंगे कि वो नीचे ही पेयर अप होने की कोशिश करेगा, और जब वो नीचे ही पेयर होगा तो मेरे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे कोवलेंट नेचर के। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या कह रहे हैं। देखिए ये कह रहा है कि जो मेरे पास जो पाई एसिड लिगेंड है, लाइक C हो गया, CN नेगेटिव हो गया, R3P हो गया, R3AS हो गया, R2S हो गया, H2N2O2 हो गया, ये जो पाई एसिड लिगेंड है ये क्या करते हैं कि पाई एसिड लिगेंड में अगर मेटल पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल का साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, जिससे लिगेंड और मेटल के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब लिगेंड मेरे मेटल को बहुत अच्छी तरह से अप्रोच करेगा, यानी कि अब जो मेरा लिगेंड है वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, जिससे क्या होगा, जो आपका मेटल का डी ऑर्बिटल था वो T2G और EG में बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग कोज कर देगा, यानी कि EG लेवल मेरा बहुत दूर निकल जाएगा T2G के कंपैरिजन में। अब जो T2G में आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइटेशन के बाद EG लेवल में नहीं पहुंच पाएगा, तो वो नीचे ही पेयर अप होने की कोशिश करेगा, जिससे मेरे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे जो कैसे होंगे, इनर्ट और कोवलेंट नेचर के। ठीक है, उसके बाद आता है फीलिंग ऑफ स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल, यानी कि अगर D4 और D7 है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ पे आप फीलिंग किस तरह से करेंगे। देखिए हम, अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अगर D0 है, D1 है, D2 है और D3 है, उस केस में हमेशा इनर ऑर्बिटल कोई कॉम्प्लेक्स बनते हैं, क्योंकि चांस ही नहीं है। अगर हम D8, D9 और D10 की बात करें तो उस केस में हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। हमारे पास कन्फ्यूजन कहाँ आती है, कन्फ्यूजन आती है D4 से D7 के केस में। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ऑक्टाहेड्रल है तो D6 के अंदर मेरा स्पिन इक्विलिब्रियम आ जाता है, जहाँ पे लो टेम्परेचर लो स्पिन, हाई टेम्परेचर हाई स्पिन। ठीक है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। D7 में अगर आपको याद हो तो केस ऑफ ट्रांसफरेंस आ जाता है। ठीक है, और अगर टेट्राहेड्रल की बात करें तो हमने पढ़ा था कि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में 2 का फर्क है, तो आप 2 ऐड कर दो, यानी कि उसमें D8 के अंदर आएगा स्पिन इक्विलिब्रियम और D9 के अंदर आ जाएगा आपका केस ऑफ ट्रांसफरेंस। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि डाटा बहुत सारा होता है तो चीज़ों को रिलेट करके याद करना पड़ता है। ठीक है, सो फीलिंग ऑफ स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल देखिए किस तरह से होगा। एनी डी ऑर्बिटल इन ए स्पेरिकल कॉम्प्लेक्स इज टेकिंग एज 0 ऑफ एनर्जी। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स T2G1 लोअर ऑफ एनर्जी एंड EG सेट हायर ऑफ एनर्जी। गैप बिटवीन T2G एंड EG का क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नोट। फ्रॉम D1 टू D3 एंड D8 टू D10 हमें पता है कि किस तरह से होगी, क्योंकि इनके पास कोई चांस नहीं है। सो D1 D2 D3 ये सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। D8 D9 D10 जो होगा वो हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। चॉइस हमारे पास आएगी D4 टू D7 के बीच में। अब देखिए अगर D1 है तो क्या रहेगा, 0 माइनस के 0.4 डेल्टा नोट एनर्जी, क्योंकि D1 है T2G में ही जाएगा। D2 है तो भी T2G में ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 2 8। D3 है, D3 में क्या होगा, हर T2G के तीनों ऑर्बिटल में हमारे पास क्या चला जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे -1.2 डेल्टा नोट, 4 3 12 इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे जो एनर्जी है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना होता है आपने। सो यहाँ पे 0.4 होता है और EG के कोरस्पॉन्डिंग 0.6 डेल्टा नोट होता है, और T2G के कोरस्पॉन्डिंग माइनस के 0.4 डेल्टा नोट होता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3 × -0.4, ये वैल्यू आ जाएगी -1.2 डेल्टा नोट, यानी कि हायर CFSE। D8 के केस में भी क्या हो जाएगा, D8 के केस में यानी कि यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है आपके पास, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मेरी किसके कोरस्पॉन्डिंग आ रही है, D3 और D8 के कोरस्पॉन्डिंग मेरी सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रही है। ठीक है, ऐसे ही D9 में होगा, D10 में होगा। नाउ इन केस ऑफ D4 टू D7 जनरली 2 पॉसिबिलिटी है। 2 पॉसिबिलिटी कैसे, D4 में मेरा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है और मेरे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बन सकते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, D4 है, तो अगर मैं सपोज मानूं कि मेरे पास किस तरह के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं जी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि T2G में 3 चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन मेरा EG के कोरस्पॉन्डिंग गया। ठीक है, और या फिर मेरे पास क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मेरे क्या हो जाएंगे, T2G के अंदर ही मेरे 4 इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे। बात समझ आ रही है कि क्या है।
अगर मेरे पास बना है वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड में क्या होगा, स्प्लिटिंग कम होगी तो इलेक्ट्रॉन मेरा T2G से EG में इजीली चला जाएगा। लेकिन अगर मेरा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो तो स्प्लिटिंग ही बहुत ज़्यादा करवाएगा, तो उस केस में EG में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो क्या करेगा, T2G में ही पेयर होने की कोशिश करेगा। नाउ आउट ऑफ टू विच वन इज प्रेफर्ड। अब कब मेरा वीक फील्ड लिगेंड होगा, कब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, वो डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन बिटवीन डेल्टा नोट एंड पेयरिंग एनर्जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेल्टा नोट क्या है, मेरा गैप T2G और EG के बीच में, और पेयरिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होगी आपके इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए। सो पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास पूरा पढ़ने के बजाय मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। क्या है कि अगर मेरी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और डेल्टा नोट कम है, यानी कि मेरा गैप कम है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, अगर मेरी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो यानी कि मेरे इलेक्ट्रॉन अब पेयर अप नहीं हो पाएंगे, और गैप मेरा कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि पेयर अप करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इससे बेटर क्या करेगा, वो हाई स्पिन में जाने की कोशिश करेगा। तो उस केस में मेरे जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो बनेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, जब गैप कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका T2G से ईजिली EG में चला जाएगा। अगर मेरी पेयरिंग एनर्जी हो जाए कम और मेरा गैप हो जाए बहुत ज़्यादा, तो अब पेयरिंग एनर्जी कम हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए आपको कम एनर्जी की ज़रूरत है, और गैप आपका बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, इतना ऊंचा जाने की बजाय वो नीचे ही पेयर होने की कोशिश करेगा। तो उस केस में आपके कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये रिलेशन बहुत बार पूछा जाता है। क्या है कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि पेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो मैं इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँगी, मैं डायरेक्ट T2G से EG में EG में चली जाऊँगी और वहाँ पे मेरे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा गैप बहुत ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, तो क्या है, पेयरिंग एनर्जी कम है और गैप ज़्यादा है, तो मैं क्यों कोशिश करूँगी इतना ऊंचा जाने की, जब मेरे को कम एनर्जी में ही मेरी पेयरिंग हो रही है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, नीचे ही आपके T2G के अंदर ही पेयर अप हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और आपके पास बन जाएंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपके इनर्ट होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपके लेबाइल होंगे, यानी कि आयनिक होंगे, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपके कोवलेंट नेचर का हो जाएगा। ठीक है, सो ये कंप्लीट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर लिख के इसको और ज़्यादा अपनी मतलब नोटबुक में लिख के आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं। अगर मेरे पास क्या हो जाए, डेल्टा नोट और पेयरिंग एनर्जी दोनों मेरी इक्वल हो जाए, देखिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्पिन इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये कंडीशन याद रखनी है, क्योंकि ये कंडीशन बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, कि लो और हाई का तो सब बता देंगे, लेकिन अगर डेल्टा नोट और पी यानी कि आपका पेयरिंग एनर्जी और क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस में स्पिन इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और स्पिन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अब ये क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल आता है कार्बामेट्स ऑफ Fe। आयरन के कार्बामेट्स में डेल्टा नोट और पेयरिंग एनर्जी दोनों इक्वल हो जाते हैं। एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि स्पिन इक्विलिब्रियम यानी कि डेल्टा नोट और पेयरिंग एनर्जी किस केस में इक्वल हो जाते हैं, तो वो कार्बामेट्स ऑफ Fe के कार्बामेट्स में जो डेल्टा नोट है वो पी के पेयरिंग एनर्जी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पिन इक्विलिब्रियम होगा जो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, यानी कि अगेन लो टेम्परेचर पे लो स्पिन हो जाएगा और हायर टेम्परेचर पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास आता है, यहाँ से एक रिलेशन भी पूछ लेते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है DE दैट इज इक्वल टू KBT। अब ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है, जैसे ये चीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी कि आपके पास पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा नोट के बीच में किस तरह से आपका रिलेशन पुट होगा। उसके बाद हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्लूडिंग द पेयरिंग एनर्जी टर्म। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। क्या करना होता है, आपने CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को निकालना होता है पेयरिंग एनर्जी का यूज़ करके, मतलब उसमें आपने पेयरिंग एनर्जी को भी डालना है कि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कितनी है, और यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसलिए आ जाएगी समझ में, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आपके पास क्या है, D4 है। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन लिगेंड फील्ड या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन आइसोट्रॉपिक फील्ड। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, D ऑर्बिटल्स आपने बनाए 5 और 4 इलेक्ट्रॉन को उनमें डाला। उसके बाद ये बोल रहा है आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा कि हाई स्पिन बन रहा है या लो स्पिन बन रहा है, दोनों नहीं कभी भी मिलेंगे आपको एग्जाम में। एग्जाम में स्टेटमेंट के अंदर मेंशन होगा कि D4 है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो आपने CFSE फाइंड आउट करनी है पेयरिंग एनर्जी का यूज़ करके। ठीक है, लेकिन हम दोनों डिस्कस करेंगे कि हाई स्पिन में किस तरह से पेयरिंग एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे या CFSE को पेयरिंग एनर्जी के साथ फाइंड आउट करेंगे, और लो स्पिन में आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले हाई स्पिन में क्या हो जाएगा, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी
और डेल्टा नोट कम होगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तभी तो पेयर अप नहीं कर पाएगा और वो हाई स्पिन में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना लिया, नीचे T2G ऊपर EG। तो हाई स्पिन में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा EG में चला गया और 3 इलेक्ट्रॉन मेरे T2G में चले गए। अब EG के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है 0.6, T2G के कोरस्पॉन्डिंग होते हैं -0.4। तो ऊपर एनर्जी हो जाएगी 0.6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 तो हो जाएगा 0.6, नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है 3 और एनर्जी है -0.4, तो 3 इंटू 4 दैट इज माइनस के 1.2, 12, तो 12 में से 6 गया 6, तो ऊपर मेरी एनर्जी आ रही है -0.6 डेल्टा नोट। और ऊपर क्या है, पेयरिंग एनर्जी तो है ही नहीं। अगर आप देखें डी में सबसे पहले वाली पोजीशन पे अगर आप आए तो यहाँ पे क्या है, पेयरिंग, यहाँ पे पेयर अप तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ये आ जाएगा -0.6 डेल्टा नोट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लो स्पिन में, तो आप लो स्पिन में देखिए, लो स्पिन में क्या हो जाएगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन EG में ना जाके T2G में ही हो जाएगा। अब EG के कोरस्पॉन्डिंग तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो कोई एनर्जी है ही नहीं, 0 इंटू 0.6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इंटू -0.4 तो चौक चौक कितना हो जाएगा 16, यानी कि माइनस के 1.6 डेल्टा नोट। अब यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी देखिए कितनी है, एक मेरा जो है वो पेयर अप हो रखा है, एक में मेरा पेयर अप है तो क्या हो जाएगा +1p। ठीक है, और अगर आप डी ऑर्बिटल देखें, जो सबसे पहला डी ऑर्बिटल है जो आप ये वाला देखें, तो उस केस में क्या है कि यहाँ पे कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं है, तो मेरे पास जो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो पेयरिंग एनर्जी है वो कितनी आई, -1.6 डेल्टा नोट प्लस में 1p। तो आप इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा और डिस्कस करते हैं कुछ और एग्जाम्पल को, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए हमें। तो D5 सिस्टम लेते हैं। देखिए, अब सबसे पहले डी के 5 बना लीजिए, 5 ऑर्बिटल और 5 के अंदर ही आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं वीक फील्ड यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में अगेन वही है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो T2G बनाइए और EG बनाइए। हाई स्पिन में क्या हो जाएगा, T2G में भी 3 इलेक्ट्रॉन और EG के कोरस्पॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, तो EG के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी 0.6, T2G के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी -0.4। सो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, 1.2, और T2G के कोरस्पॉन्डिंग हो जाए 4 12 तो हो जाएगा 12, 12 में से 12 गया 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D5 के कोरस्पॉन्डिंग तो वैसे भी CFSE 0 होती है। ठीक है, इंक्लूडिंग पेयरिंग एनर्जी, तो क्या हो जाएगा 0। तो याद भी रख सकते हैं कि D5 के कोरस्पॉन्डिंग CFSE क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछे तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना पड़े, D5 के कोरस्पॉन्डिंग CFSE कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो है हमारे पास। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, ये किसके केस में था, ये था वीक फील्ड के केस में। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2G के अंदर आपके 5 के 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 ऑर्बिटल के अंदर आपकी पेयरिंग हो रखी है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट होगा। EG के कोरस्पॉन्डिंग कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ पे एनर्जी होगी 0। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इंटू -0.4, ये कितना हो जाएगा 2.0, यानी कि 2.0 डेल्टा नोट माइनस। अब यहाँ पे 2 पेयरिंग एनर्जी है तो मैं ऐड करूँगी प्लस में 2p। ठीक है, और जब हमने यहाँ पे D5 लिया था तो D5 में तो क्या होता है कि D5 में 5 के 5 में से एक भी जगह पेयरिंग नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा -0, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा -2.0 डेल्टा नोट प्लस में 2p। देखिए ये -0 मैं कहाँ से बोल रही हूँ, ये -0 मैं यहाँ से बोल रही हूँ, यहाँ से कि D5 के अंदर कोई पेयरिंग नहीं है। जब स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे D ऑर्बिटल बनाया है तो उसके अंदर कोई पेयरिंग नहीं है, तो ये बाद में हमने माइनस करना होता है। ठीक है, टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करके पेयरिंग एनर्जी लेके फिर हमने यहाँ से उसमें से माइनस करके हमने बताना होता है कि हमारे पास टोटल CFSE इंक्लूडिंग पेयरिंग एनर्जी कितनी है। ठीक है, होप आपको समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। एक और एग्जांपल से लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। D6 के एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। D6 में क्या होगा, स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, D6 बनाएंगे 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल लिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो D6 में आपको एक पेयरिंग एनर्जी मिल गई, तो 1p आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1p हो गया। अब आप बनाएंगे हाई स्पिन। हाई स्पिन में क्या हो जाएगा, EG के कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जाएंगे और T2G के कोरस्पॉन्डिंग भी जाएगा। सो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो EG के कोरस्पॉन्डिंग 2 है, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, और यहाँ पे 4 इंटू 4 तो चौक चौक 16, यानी कि माइनस के 1.6। सो 16 में से 12 गया कितना हो गया 4, तो माइनस के 0.4 हो जाएगा डेल्टा नोट। अब देखें यहाँ पे हाई स्पिन में, यहाँ पे अगर आप इसके कोरस्पॉन्डिंग देखते तो एक पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे है नीचे। EG के कोरस्पॉन्डिंग कोई पेयरिंग नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो EG में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन T2G के कोरस्पॉन्डिंग एक पेयरिंग एनर्जी मिल गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -0.4 डेल्टा नोट प्लस 1p।
अब देखिए, अब D6 में भी क्या है, एक पेयरिंग एनर्जी थी, तो वहाँ पे उसको माइनस करना है, तो माइनस क्या हो जाएगा 1p। तो एक पेयरिंग एनर्जी से एक पेयरिंग एनर्जी कैंसिल होगी, आपके पास टोटल CFSE हो गया 0.4 डेल्टा नॉट। होप आपको समझ आया है कि हमने क्या किया। देखिए EG के कोरस्पॉन्डिंग कोई पेयरिंग नहीं हो रही, तो उस केस में पेयरिंग हो जाएगी 0। लेकिन अगर T2G के कोरस्पॉन्डिंग एक पेयरिंग हो रही है और एक पेयरिंग आपकी पहले से जो आपका ये वाला है यहाँ पे अगर आप देखें तो एक पेयरिंग यहाँ पे है। सो जब हम वीक फील्ड लिगेंड को सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें से क्या करेंगे, जो आपकी पेयरिंग यहाँ हो रही है 1 पेयरिंग, उसको माइनस करना होता है आपने। तो यहाँ पे आपने माइनस किया, जब आपने माइनस किया तो 1p से 1p कैंसिल होगी और आपके पास टोटल CFSE आ गई -0.4 डेल्टा नॉट। अब देखिए इसको लो स्पिन में, तो लो स्पिन में क्या हो जाएगा, EG के कोरस्पॉन्डिंग कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो सारे के सारे किसके कोरस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे आपके पास कितनी पेयरिंग एनर्जी है, 3, क्योंकि आपके पास 3 ऑर्बिटल है, तीनों पेयर हो चुके हैं। तो क्या हो जाएगा 4 × 6, तो 4 × 6 = 24 -2.4 डेल्टा नॉट प्लस में 3p। और यहाँ पे कितनी पेयरिंग हो रखी है, जब आप D6 बना रहे हैं तो 1p, तो माइनस का 1p, तो 3 में से एक गया 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 2.4 डेल्टा नॉट प्लस में 2p। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो माइनस के 2.4 डेल्टा नॉट प्लस में 2p। तो ये है हमारे पास CFSE कैलकुलेशन इंक्लूडिंग पेयरिंग एनर्जी की। पेयरिंग एनर्जी का यूज़ करके आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। इजी टॉपिक है और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए उसके बाद पेयरिंग एनर्जी डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पेयरिंग एनर्जी क्या है, अब हमने डिस्कस करना है कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो पेयरिंग एनर्जी को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो पेयरिंग एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी को कौन कौन सा फैक्टर हमारे पास अफेक्ट करेगा, एक तो हमारे पास फैक्टर होता है रिपल्शन, यानी कि जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा, अब क्या होगा, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है तो वो एक ही ऑर्बिटल में आने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे म्यान क्या है, ऑर्बिटल, और 2 तलवारें क्या है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन। अगर वहाँ उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन है तो वो हमें पेयर अप करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है, सो अब रिपल्सन देखना है हमने कि रिपल्शन होगा कहाँ पे ज़्यादा। अब देखिए जो पहला फैक्टर है हमारे पास, वो पहला फैक्टर है हमारे पास हाँ, तो हमारे पास जो फैक्टर होगा दैट इज द पेयरिंग एनर्जी डिक्रीजेस फॉर हैवियर कंटेनर्स। देखिए अगर मेरा मेटल का साइज स्मॉल है तो मेटल का साइज छोटा होने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक स्मॉल एरिया के अंदर ऑक्यूपाइड होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन एक छोटे से एरिया में होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगी। और रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पेयरिंग एनर्जी के, जितनी रिपल्शन उतनी ज़्यादा पेयरिंग एनर्जी, तो उस केस में पेयरिंग एनर्जी मेरी बढ़ जाएगी। बट हैवियर कंटेनर्स का मतलब क्या है कि 3D से आप गया 4D, 4D से चले गए 5D, तो 5D के केस में मेटल का साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। और अगर मेटल का साइज बड़ा हो जाएगा यानी कि उनके केस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होगी। अगर रिपल्शन नहीं होगी यानी कि पेयरिंग एनर्जी भी नहीं होगी, पेयरिंग एनर्जी भी बहुत कम हो जाएगी। तो उस केस में हमेशा क्या, दैट यही रीज़न है कि हैवियर कंटेनर्स में यानी कि डाउन द ग्रुप हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, क्या होगा 5D के अंदर मेटल का साइज बड़ा होने से, दूसरा क्या है D का बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड शेप है, लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज होने से मेटल की जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो नहीं होगी, रिपल्शन नहीं होगी तो पेयरिंग एनर्जी भी कम हो जाएगी। और यही रीज़न है कि डाउन द ग्रुप आपके हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ना कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, दूसरा रीज़न हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। देखिए कि अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा यानी कि मेटल पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मेटल का साइज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्मॉल। अगर मेटल का साइज स्मॉल हो जाएगा तो वही स्मॉल एरिया मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और उस केस में आपका पेयरिंग एनर्जी बढ़ेगा। पेयरिंग एनर्जी बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन आपके पेयर अप नहीं हो पाएंगे, पेयर अप नहीं हो पाएंगे तो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आपके बनेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है pairing energy increase with increase of the oxidation state due to decrease the size of the metal atom and electronic repulsion increase हो जाएगा, hence pairing energy वहाँ पे बढ़ जाएगी। and number of electron within the same oxidation state अगर कम हो जाए, देखिए दूसरा एक रीज़न ये होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उस केस में आपके इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। अगर एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है सपोज आपके पास, तो और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कम आए तो जहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहाँ पे रिपल्शन कम हो जाएगा और पेयरिंग एनर्जी भी कम हो जाएगी। सपोज आपके पास है कोबाल्ट +3 और आपके पास है Fe+3। सो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, Fe का एटॉमिक नंबर 26। तो 26 आर्गोन 18 3d6 4s2, कोबाल्ट क्या हो जाएगा 3d7 4s2।
अब कोबाल्ट +3 में है यानी कि डी में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, Fe+3 में है यानी कि डी में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है लेकिन Fe में डी में 5 है और कोबाल्ट में डी में 6 है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कोबाल्ट के केस में ज़्यादा होगी और Fe के केस में कम हो जाएगी। तो यानी कि Fe अगर D5 है तो उस केस में पेयरिंग एनर्जी मेरी कम हो जाएगी और कोबाल्ट के केस में पेयरिंग एनर्जी मेरी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहीं पे आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगी और जहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगी वहीं पे आपका पेयरिंग एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास पाई एसिड लिगेंड कैरेक्टर। देखिए पाई एसिड लिगेंड जो जनरली हमने अभी पढ़ा कि सी हो गया, Ca- हो गया, R3AS हो गया, R3P हो गया, R2S हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया। मैं देखिए ये बार बार क्यों बोलती हूँ, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको सुनने से ही आपको पाई एसिड लिगेंड याद हो जाए, आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं इतनी बार बोल दूँ कि वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये पाई एसिड लिगेंड होते हैं। ठीक है, सो पाई एसिड लिगेंड में क्या होगा, ये सॉफ्ट बेसिस होते हैं, सॉफ्ट बेस होने की वजह से दैट इज़ वाई ये पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं। डिफ्यूज पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनके पास होता है, एंटी बॉन्डिंग इनके पास पाई स्टार होती है जहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये यहाँ क्या होता है, जनरली रिड्यूस द पेयरिंग एनर्जी, इट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द मेटल टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो जाएगा और पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी। देखिए क्या कहते हैं, पाई एसिड लिगेंड क्या करते हैं, ये जाते हैं जी पाई बैक बॉन्डिंग में। पाई बैक बॉन्डिंग मतलब कि जैसे ही आपका मेटल के ऊपर आपका जो चार्ज है या मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, अब मेटल घबरा जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकता, नहीं संभाल सकता ज़्यादा नेगेटिव चार्ज। और आपके पास अगर लिगेंड ऐसा है जो क्या करे, जो आपके जिसके पास पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तो वो क्या करेगी, मेटल उसकी पाई स्टार यानी कि उसकी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालना शुरू कर देगी। अगर इस तरह का लिगेंड आपके मेटल के साथ जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन कम होगी। क्या है, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया जिससे मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी, मेटल आपकी अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो गई। अब मेटल क्या करेगा कि अपना जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने लिगेंड की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डालेगा। अब क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे कि लिगेंड ने पहले मेटल को दिया सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू, अब मेटल क्या करेगी, लिगेंड को दे रही है कैसे, पाई बॉन्डिंग के थ्रू। यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, पाई, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पाई बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी और मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में पाई बैक बॉन्डिंग होगा, बॉन्ड आपका शॉर्ट हो जाएगा, मेटल लिगेंड के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। अगर और इसी वजह से क्या होगा कि अब मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, और अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो लिगेंड रिपल्शन भी क्या हो जाएगा, कम, और अगर रिपल्शन कम हो जाएगा तो पेयरिंग एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दैट इज़ वाई ये जो लिगेंड है वो किसकी तरह काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, और यही रीज़न है कि इनके अंदर हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो आपके इनर्ट होते हैं और कोवेलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, एक बार और बताती हूँ, क्या है कि आपके पास मेटल है, मेटल के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब मेटल परेशान है क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मेटल के पास हो गया। अब मेटल को इस रिपल्शन को कम करना है। आपके पास एक ऐसा लिगेंड है जिसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, तो मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होता है, पाई स्टार, तो वो CO के पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करेगा। अब मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, दोनों के बीच में क्या हो गया, पाई बैक बॉन्डिंग हो गई, बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बन गया, दोनों के बीच का बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी कम हो गया। अब आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और यही रीज़न है कि आपके पास जो CO साइनाइड यानी कि जो पाई एसिड लिगेंड होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, और वो वहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अभी CFT कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है CFT के अंदर। जोन टेलर डिस्टॉर्शन हमने डिस्कस करना है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को लीड करेगा। आज के वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Also press the bell icon for more updates and videos. Thank you very much.